हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एस्टेट क्वालिफाइड करने के सपने देख रहे हैं, अभी अक्टूबर नवंबर तक एस्टेट आने की संभावना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एस्टेट क्वालिफाइड हो तो इस चैनल पर हिंदी से संबंधित हर प्रकार की, चाहे वो नेट हो, चाहे केवीएस, एनवीएस या फिर हरियाणा के कोई भी एग्जाम हो, तो हिंदी से संबंधित तैयारी करवाई जाती है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो देखिए, मैंने इसको पहले ही आपके समय की बचत के लिए पहले ही नोट कर लिया है। टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कैसे करें और उसका कौन सा सिलेबस हो जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें और हमारी एस्टेट क्वालिफाइड करने की रणनीति क्या होगी। इसके लिए मैंने अभी क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बार बार एस्टेट दे रहे हैं और वो क्वालिफाइड नहीं हो रहे और फिर वो निराश हो रहे हैं कि हमारे एस्टेट में क्या कमी रह जाती है, कि हम इतनी तैयारी करते हैं लेकिन क्यों नहीं हो पाता है। इतना भी मुश्किल नहीं है एस्टेट जितना आप सोच रहे हैं। और बार बार आपने एग्जाम दिया होगा लेकिन आपका पास नहीं हुआ है, कुछ का पास हो चुका होगा, या फिर दोबारा ऐसे भी बच्चे हैं तो बार बार देकर अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। जब मैंने एस्टेट क्वालिफाइड किया तो मैंने कौन सा सिलेबस और कौन से टॉपिक किस प्रकार से तैयार की और कौन सी पुस्तकें पढ़ी थी, इस बारे में इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए, ये इधर मैंने टीजीटी और पीजीटी दोनों का हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिखा है। हिंदी व्याकरण में क्या आएगा। अब इधर मैंने क्या लिखा है, इधर मैंने लिखा है पीजीटी और टीजीटी के हिंदी साहित्य का टॉपिक लिखा है। NCERT। तो देखिए, यहाँ पर देखिए 9वीं 10वीं की व्याकरण, अगर आप टीजीटी हिंदी क्वालिफाइड करना चाहते हो तो आपको 9वीं 10वीं की हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक आती है सरस्वती, उसके तैयारी की, क्योंकि इसका लेवल 9वीं टीजीटी तक का ही लेवल है, 9वीं 10वीं तक की व्याकरण है। और फिर आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है, जो इसमें लगाई गई है छोटे बच्चों के लिए, जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनकी पाठ्य पुस्तकें लगाई है, उनके सिलेबस में लगाई, वो आपको पढ़नी है। क्योंकि जो हमारा एस्टेट आप सभी जानते हैं 150 नंबर का होता है, जिसमें से हमारा 60 नंबर का अपना आपका सब्जेक्ट आता है। आपका 60 नंबर का क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो उसमें से भी 10 नंबर हमारे व्याकरण के होते हैं। तो आप लगभग ये मान के चलो 60 + 10 यानी 70 नंबर का हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो इससे हमें सबसे पहले हमारी जो हमारा जो एस्टेट क्वालिफाइड कैसे होता, कोई भी टेस्ट, हमारा सब्जेक्ट जो हम जिस सब्जेक्ट के मास्टर बनने जा रहे हैं वो हमारा 0 से लेकर 100 तक की तैयारी होनी जरूरी है। तो देखिए, हमें तैयारी 0 से 100 तक के सारे सिलेबस की करनी है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 100 में से 100 नंबर आते होंगे। कहीं किसी के 80, किसी के 90, किसी के 70 ऐसे हो जाते हैं। तो 2-4 नंबर ही ऐसे होते हैं जो हमें फेल करवाते हैं और 2-4 नंबर ऐसे होते हैं जो हमें पास करवाते हैं। तो इसके लिए कभी किसी का 1 नंबर से रह जाता है, कभी किसी का 2 नंबर से। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आज के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और जो 1-2 नंबर की जो कमी रहती है वो नहीं होने वाली है। ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है कि आपने इतना सिलेबस कर लिया, सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा क्वालिफाइड करने के लिए। देखिए, आपकी रणनीति क्या होने वाली है और किस प्रकार हमें चैप्टर वाइज किस प्रकार तैयारी करनी है, वो मैं चर्चा करूँगी आपसे। मैंने अभी आपको बताया 9वीं से 10वीं की व्याकरण सरस्वती पढ़नी है, ये ध्यान दीजिए, ये टीजीटी के लिए है। फिर है 9वीं 10वीं की पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी की। इसके बाद उस व्याकरण में कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं भाषा,
कि हमारी हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, कब से हुआ, कितनी इसके अंदर बोलियां आती हैं, कितनी उपभाषाएं आती हैं। इसके बाद जो है, जो हमारी भाषा खत्म होगी, किस प्रकार हमने जो है, फिर आता है हमारा वर्ण, फिर आएगा हमारा वर्ण विचार, ये मैं भूल गई थी, हमारा वर्ण विचार। इसके बाद जो है, वर्ण के बाद आएगी हमारी, ये हमें संधि करनी है, फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर पर्यायवाची, विशेषण, क्रिया, विलोम शब्द, जिसको उल्टा बोलते हैं, जैसे सुख का दुख, माता पिता, जो द्वंद्व समास में होता है उसी प्रकार। फिर होता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण में हर आ जाएंगे रूप के आधार पर, जैसे विकारी अविकारी होते हैं, प्रयोग के आधार पर। फिर हमारे रचना बनावट के आधार पर शब्द होते हैं, तो सारे शब्द जिसे आते हैं इसी में आ जाएंगे। और शब्दकोश आता है कि इस शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रांस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी का है। फिर आते हैं हमारे तत्सम तद्भव, इसी के अंदर रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, वो भी करने हैं। फिर आता है हमारा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तो ये भी करने हैं। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, शब्दकोश। देखिए ध्यान दीजिए, अच्छी बात है आप कर सको तो, लेकिन ये शब्दकोश है, ये हमारा ज़्यादातर जो है पीजीटी के अंदर पूछा जाता है, पीजीटी का होता है। हो सकता है कि अभी है जो है हरियाणा बोर्ड हाई लेवल का सिलेबस देने लगी है, तो आप एक दो घंटे के लिए क्यों अपना ये चैप्टर छोड़े, आप भी इसको कर सकते हो। कभी आप सोचो मैडम ने तो पीजीटी के लिए बताया था और ये हमारा टीजीटी में, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है मैंने कि पटवारी और जो ये कल रख के एग्जाम हुए वहाँ पर भी ये ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अलंकार है, फिर उपसर्ग है, प्रत्यय है, फिर लिंग है, फिर शुद्ध अशुद्ध है। देखिए शुद्ध अशुद्ध के किस प्रकार प्रश्न बन रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले तो था उज्ज्वल को शुद्ध लिखना है, कवित्री को लिखना है, रचयिता को लिखना है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। हमें क्या किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और खासकर जो सब्जेक्ट के मास्टर बनने जा रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ कि इसमें बताइए, पूरा वाक्य दे देंगे, 4 वाक्य देंगे आपको। 4 वाक्यों में से पहले आपको या ये पूछ लिया जाएगा इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, या सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, या विशेषण संबंधी अशुद्धि, या उपसर्ग, या प्रत्यय, या वचन संबंधी अशुद्धि है। लेकिन देखिए उस शुद्ध अशुद्ध को तब हम क्या है कि कुछ शब्द है वो तो हम रट लेंगे, कि उज्ज्वल में 2 आजे जाएंगे, वो तो हम रट लेते हैं। लेकिन क्या है कि इस प्रकार की जो हमारे अशुद्धि पूछी जाती है तो हमारा दिमाग वहाँ पर बंद हो जाता है, फिर हमें नहीं पता था ये लिंग क्या है, ये सर्वनाम क्या है, ये विशेषण क्या है, ये संज्ञा क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप शुद्ध अशुद्ध करने जा रहे हो तो मेरी आपसे यही राय है, व्यक्तिगत राय है, वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन आपको शुद्ध अशुद्ध करने से पहले आपको क्या करना है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, ये 6 टॉपिक हैं, इसको आपको पहले करना है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, लिंग, ये आप कर ले, तो पूरी तरह आपकी अच्छी तैयारी हो जा। उसके बाद आपको शुद्ध अशुद्ध पर ध्यान देना है। फिर क्या हुआ कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका मनोबल है, यानी आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन, आपके जो प्रश्न है वो अच्छी प्रकार से हल होते चले जाएंगे। फिर आता है समास। समास और संधि से प्रश्न बहुत आते हैं, इस टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको हम नहीं छोड़ सकते, इसको जरूर करना है। फिर देखिए ध्यान दीजिए, छंद यहाँ मैंने विशेषकर पीजीटी के लिए लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर जो है छंद टॉपिक थोड़ा सा टफ हो जाता है, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन बता रही हूँ कि टीजीटी में इसके क्वेश्चन न के बराबर आते हैं, तो आप अगर नहीं करना चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये पीजीटी के लिए है, लेकिन पीजीटी के लिए इसमें 1 प्रश्न बनता है, 2 भी बन जाते हैं, तो आप इसको जरूर, आप इसको नहीं छोड़ सकते पीजीटी वाले। अब देखिए यहाँ मैंने आपको टीजीटी और पीजीटी के दोनों व्याकरण का टॉपिक बताया है, एक ये शब्दकोश और दूसरा क्या है, ये छंद। ये 2 टॉपिक हैं जो पीजीटी के लिए हैं, टीजीटी के लिए नहीं है। अगर आप चाहो तो टीजीटी वाले भी कर सकते हैं, जिनको अच्छे खासे नंबर लाने हैं उनके लिए बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पीजीटी। अब हम पीजीटी के इसमें सिर्फ व्याकरण की पुस्तकें अलग अलग की है मैंने, साहित्य दोनों का थोड़ा सा अंतर है, उसमें थोड़ा डीप आ जाएगा, थोड़ा गहराई से पूछा जाएगा पीजीटी के लिए।
और टीजीटी के लिए थोड़ा सा लो यानी निम्न स्तर आ जाएगा, थोड़ा निम्न स्तर आ जाएगा। बाकी वही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साहित्य साहित्य होता है। अब ये तो नहीं कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पीजीटी के का अलग नाम होगा और टीजीटी का अलग नाम होगा, ये नहीं है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन मुश्किल है वो पीजीटी में पूछ लिए जाएंगे, थोड़े से आसान है वो टीजीटी में पूछ लिए जाएंगे। बाकी साहित्य साहित्य होता है, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो या नेट हो या जेआरएफ हो, लेकिन उसमें क्या अंतर होगा, थोड़ा सा सरल और थोड़ा सा कठिन का अंतर होगा, बस इतना अंतर होगा। अब मैं ये बात की हमने टीजीटी पीजीटी के व्याकरण की, या हम बात करेंगे उसके साहित्य की, लेकिन मैंने 9वीं 10वीं की व्याकरण सरस्वती की पढ़नी है आपको टीजीटी वालों को। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही है तो आप मानक विकास व्याकरण भी पढ़ सकते हैं। कोई भी व्याकरण होती है, क्योंकि संधि समास उपसर्ग पढ़ते वही होते हैं, चाहे आप कौन सी बुक से पढ़ो। थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा भाषा का अंतर हो जाता है, किसी में भाषा थोड़ी मुश्किल दी होती है, थोड़ी सी आसान दी होती है, बस बात वही है, बाकी वही व्याकरण होती है और कोई अंतर नहीं होता है। तो मैंने जब पीजीटी क्वालिफाइड किया था एचटेट का, तो मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी और वही मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं अपने ऊपर जो अप्लाई करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने पीजीटी के बारे में बात की, तो इसमें मैंने पढ़ा था मानक विकास व्याकरण, बहुत अच्छी बुक है। 1-2 चैप्टर में कुछ थोड़ा सा डीपली दिया गया है, थोड़े 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी बुक में गलत हो सकते हैं, उसके लिए आप किसी दूसरी बुक का सहारा ले सकते हैं या फिर गूगल का। अगर हो सके तो आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि मैम ये इसमें हमें डाउट है, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, मानक विकास व्याकरण टॉपिक यही है, चाहे आप मानक विकास व्याकरण से पढ़िए, चाहे आप इसको सरस्वती वाली से पढ़िए। अब आती है ये बात 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की बुक, इसमें पढ़नी है आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक, और लेकिन पीजीटी में आपको पढ़नी है 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की बुकें, जो आप सभी जानते हैं बच्चों के स्कूल में लगाई गई हैं। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य काल विभाजन नामकरण और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमें कौन से टॉपिक आएंगे, भारतेंदु युग। भारतेंदु जो कवि थे, जो लेखक थे, पूरे युग का ही नाम उन्होंने इतनी कम अवस्था में 35 साल की उम्र में उनका जन्म हुआ था 850 में और मृत्यु हुई थी 1885 में, सॉरी माफ कीजिए 1835 वर्ष की, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इतना साहित्य लिखा कि पूरे युग का नाम ही उनके नाम पर पड़ गया, भारतेंदु युग। जो भारतेंदु जो कवि थे, जो लेखक थे, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। इसके बाद है द्विवेदी। द्विवेदी में द्विवेदी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। फिर आता है छायावादी युग, फिर आता है प्रकृतिवादी, फिर प्रयोगवादी और नई कविता। उसमें जो है ये सूफी राशो जो साहित्य है वो हिंदी इसमें आदिकाल में आ जाएगा, इसमें भक्तिकाल में आएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो देखिए, काव्य शास्त्र का टॉपिक है वो हमारे भारत का है, कुछ पाश्चात्य विद्वान रहे हैं इसमें, जैसे इलियट वगैरह। फिर आता है तार सप्तक, फिर अष्टछाप। देखिए ध्यान दीजिए, ये तार सप्तक से एक ना एक क्वेश्चन बनता है, अष्टछाप से क्वेश्चन बहुत बनता है। और फिर आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में क्वेश्चन क्या बनेगा, इसकी प्रमाणिकता बताइए, अर्ध प्रमाणिकता बताइए और इसकी अप्रमाणिकता बताइए। कौन कौन से विद्वानों ने से, कौन कौन से लेखकों ने इसे प्रमाणिक माना, किसी ने अप्रमाणिक माना, किसी ने अर्ध प्रमाणिक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत भेद महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। फिर आता है कवियों के उपनाम कि नागार्जुन का क्या था, आधुनिक काल का कबीर कहा गया। फिर क्या है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला बोला गया। तो ये कवियों के उपनाम कौन कौन से थे, ये बहुत सारे कवियों के उपनाम है, उस एक पूरा जो है चैप्टर दिया गया है, उसको आप करेंगे। फिर है कवि लेखक का जन्म स्थान। कई बार क्या होता है, ये ऐसे तो नेट